वाई एवरीवन, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। भाई लोग, यूएफसी 323 यूएफसी का आखिरी पेपर व्यू इवेंट था एंड इसके बाद जैसा कि हमें पता है यूएफसी पैरामाउंट प्लस पे चली जाएगी। एंड एज अ इंडियन हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम पहले भी सोनी पर ही यूएफसी देखते थे और आगे भी सोनी पर ही यूएफसी के फाइट्स देखेंगे। लेकिन यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका के जो फैंस हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की बात है, क्योंकि पहले उनको पेपर व्यू खरीदना पड़ता था यूएफसी के फाइट देखने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। बट अब काफ़ी सस्ते में वो यूएफसी के फाइट पैरामाउंट प्लस पे एंजॉय कर सकते हैं। अब ये डील होने के बाद ऐसा लग रहा था कि फाइटर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि रिसेंट के टाइम में हमने देखा है कि फाइटर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है पॉपुलर होने का। क्योंकि चाहे आप कितने अच्छे फाइटर क्यों ना हो, आप में कितनी बढ़िया स्किल क्यों ना हो, अगर आप पॉपुलर नहीं है तो आपको अच्छी फाइट नहीं मिलेगी, आपको अच्छे मौके नहीं मिलेंगे, आपको अच्छा पुश नहीं मिलेगा यूएफसी की तरफ से। और इसमें हम यूएफसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ प्रमोशन यूएफसी भी क्या कर सकती है, उनको भी अपने टिकट्स बेचने हैं। और अगर ऑडियंस डजंट गिव अ शिट अबाउट योर फाइटर, देन टिकटें कैसे बिकेगी। तो यूएफसी के ऊपर भी प्रेशर बना रहता था कि पॉपुलर एंड एंटरटेनिंग फाइटर को वो ज़्यादा पुश करें एंड ऐसे सुपरस्टार एंड पॉपुलर चैंपियंस बनाएं जो पीपीवी को हेडलाइन कर सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा आईबॉल अट्रैक्ट करें और ढेर सारी टिकटें बिकवाएं। लेकिन अब यूएफसी ने $7.7 बिलियन का डील साइन कर लिया है एंड पेपर व्यू मॉडल भी खत्म हो गया है। तो हमें लग रहा था कि अब ये सुपरस्टार कल्चर थोड़ा खत्म होगा और हमको अच्छे फाइटर्स एंड लेजिट फाइटर्स आगे आते हुए दिखाई पड़ेंगे और स्किल्स को इज्जत दिया जाएगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की फाइट देखने को मिलेगी एंड डिजर्विंग कंटेंडर को जस्टिस मिलेगा। बट यहाँ तो भाई उल्टी गंगा बहने लगी है, क्योंकि यूएफसी 324 और 325 का कार्ड देखने के बाद आधे लोग तो सदमे में चले गए हैं और कुछ फाइटर्स तो लेजिट डिप्रेशन में है इस टाइम। जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिंपलेट की फाइट हो रही है फॉर द इंटरिम लाइटवेट चैंपियनशिप, जबकि अरमान सरूकिन इज द लेजिट नंबर 1 कंटेंडर। एंड यूएफसी 325 का मेन इवेंट तो एकदम शॉकिंग है, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की वर्सेस डियागो लोपेज का रीमैच करा रहे हैं ये लोग फॉर द फेदरवेट चैंपियनशिप, जबकि वोल्कानोस्की ने अपनी पिछली फाइट में फेयर एंड स्क्वायर तरीके से डियागो लोपेज को हराया है। और एक पल को तो आप ये फाइट एक्सेप्ट भी कर लेते अगर कोई लेजिट कंटेंडर ना होता फेदरवेट डिवीजन में। बट फेदरवेट डिवीजन में लिटरली दो अनडिफीटेड मॉन्स्टर बैठे हुए हैं। लेरॉन मर्फी एंड मूसा रेवलोव आर द रियल कंटेंडर्स, नॉट डियागो लोपेज। एंड मुझे तो इस टाइम पे अल्जमिन स्टर्लिंग डियागो लोपेज से कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लगते हैं। बट जस्ट बिकॉज डियागो लोपेज इज फेमस, यूएफसी उनको टाइटल शॉट उठा के दे रही है। आई डोंट गेट इट यार, ये यूएफसी करना क्या चाहती है। इन दोनों फाइट को देख के क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि यूएफसी वांट्स की पैडी और जस्टिन की फाइट में पैडी जीते और डियागो लोपेज और वोल्कानोस्की की फाइट में डियागो लोपेज जीते। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स के लिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है एक पर्टिकुलर पर्सन को जिताना। दिस इज नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट्स। और ऐसा क्यों चाहती है यूएफसी आपको पता है, क्योंकि पैडी पिंपलेट जो है वो यूके की ऑडियंस को टैप करेगा एंड जो डियागो लोपेज है वो ब्राजील एंड मैक्सिको के ऑडियंस को कैटर करेंगे। सो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पैरामाउंट प्लस पे आने के बाद यूएफसी का गोल है रीजनल सुपरस्टार बनाना, ताकि अलग अलग रीजन्स के लोग ट्यून इन करें पैरामाउंट प्लस पे टू वॉच देयर फेवरेट फाइटर फाइट। एंड मुझे सुपरस्टार कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक फाइटर की फाइटिंग स्टाइल लोगों को पसंद आ रही है, या उसकी पर्सनैलिटी लोगों को पसंद आ रही है, या वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी करता है वो लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर उसने अपने आप को सोशल मीडिया में जिस तरीके से मार्केट किया हुआ है वो लोगों को पसंद आ रहा है, और इन सारी चीज़ों की वजह से अगर वो फाइटर पॉपुलर हो चुका है और यूएफसी से उसको बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है, तो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। बिकॉज ऐसे फाइटर जब चैंपियन बनते हैं तो बहुत सारी आईबॉल्स अट्रैक्ट करते हैं एंड इससे ना केवल फाइटर्स को बल्कि प्रमोशन को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। Look at Alex Pereira, look at Islam Makhachev, look at Hamzat Chimaev, Ilia Topuria. They attract a lot of people into the UFC. And superstar के बिना तो प्रमोशन भी अधूरा है। Imagine UFC without Conor McGregor और Habib Nurmagomedov. These are giant superstars and how much they contributed not only to the promotion but to the combat sports also. So superstar से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है प्रोटेक्टेड सुपरस्टार से। आप पूछेंगे कि भाई ये प्रोटेक्टेड सुपरस्टार क्या है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करता हूँ। लाइट वेट डिवीजन की बात करते हैं। इलिया टपूरिया इज द लाइट वेट चैंपियन एंड अरमान सरूकिन इज द लेजिट नंबर 1 कंटेंडर। अब दोनों की फाइट होनी चाहिए थी, बट इलिया ने फैमिली इशू के कारण थोड़ा ब्रेक ले लिया, सो यूएफसी हैड टू इंट्रोड्यूस इंटरिम टाइटल। अब दो फाइटर इस इंटरिम टाइटल के लिए फाइट करेंगे, जो जीतेगा वो इंटरिम चैंपियन बन जाएगा। एंड जब इलिया रिटर्न करेंगे तो इंटरिम चैंपियन वर्सेस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की फाइट होगी बेल्ट को यूनिफाई करने के लिए। तो ये दो फाइटर्स जो इंटरिम चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे, उनमें से एक अरमान सरूकिन को होना चाहिए था, बिकॉज ही इज द नंबर 1 कंटेंडर। बट ये फाइट हो रही है जस्टिन गेची और पैडी पिंपलेट के बीच। सो इन्हीं दोनों में से कोई एक आगे चल के इलिया टपूरिया को फेस करेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियनशिप, और ये बात फुल एंड फाइनल हो चुकी है। तो बेसिकली अरमान सरूकिन के साथ हुआ ये कि उनको बोला गया कि तू डैन हुकर के साथ फाइट कर ले फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, अगर जीत गया तो इलिया के साथ तेरी फाइट करा देंगे। जैसे ही अरमान सरूकिन ये फाइट जीते,
यूएफसी ने बोला नहीं, हम तो इंटरिम लाइटवेट चैंपियनशिप की फाइट करा रहे हैं, एंड उसका जो विनर होगा वो आगे चल के फेस करेगा इलिया टपुरिया को। तो अरमान ने बोला ठीक है भाई, ये फाइट भी कर लेंगे और इसको भी जीत लेंगे। तो यूएफसी ने बोला नहीं, इस फाइट के अंदर तो तू है ही नहीं। सो यूएफसी बेसिकली वांट्स कि जस्टिन वर्सेस पैडी में पैडी जीते, जिससे वो एक पॉपुलर इंटरिम चैंपियन बन जाए, एंड फिर इलिया से जब उनकी फाइट होगी तो इलिया उनको हरा के और भी बड़े सुपरस्टार बन जाए विदाउट फेसिंग द टफेस्ट चैलेंज ऑफ हिज डिवीजन। सो इन दिस केस इलिया टपुरिया बिकम्स अ प्रोटेक्टेड सुपरस्टार। और आपको पता है यही सेम सिनारियो वेल्टरवेट डिवीजन में भी हो सकती है। अगर इस्लाम माकाचिव की फाइट कमारू उस्मान से करा दी जाती है शाफकात एंड मोरालिस जैसे लेजिट कंटेंडर्स होने के बावजूद, तो इस्लाम माकाचिव विल ऑल्सो बिकम ए प्रोटेक्टेड सुपरस्टार। आई अंडरस्टैंड इस्लाम माकाचेव या इलिया टपुरिया कोई भी पॉपुलर चैंपियन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है प्रमोशन के लिए, एंड यूएफसी चाहती है कि लंबे समय तक ये चैंपियन बने रहें। बट सिर्फ इस रीज़न के कारण अगर आप उन्हें रियल कॉम्पिटिशन से दूर रखोगे और अनडिजर्विंग कंटेंडर के साथ उनकी फाइट कराओगे, तो फिर तो ये डिजर्विंग कंटेंडर के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई ना। बॉक्सिंग में इसी सेम चीज़ को यूएफसी ने इतने साल तक क्रिटिसाइज़ किया है और आज यूएफसी खुद यही चीज़ कर रही है। एंड मुझे लगता है चैंपियंस को भी ऐसी फाइट नहीं करनी चाहिए अनडिजर्विंग कंटेंडर के साथ, क्योंकि ऐसी फाइट से उनकी लेगेसी में कुछ खास ऐड नहीं होता। आप वोल्कानोस्की वर्सेस डियागो लोपेस की फाइट देख लो, लोपेस को वापस से हरा के क्या ही ऐड होगा वोल्क की लेगेसी में। बट अगर वो मोब्सा रेवलॉव को हराते या फिर लेरॉन मर्फी जैसे अनडिफीटेड लेजिट कंटेंडर को हराते तो क्या ही चार चांद लग जाता उनकी लेगेसी में। बट एट द एंड ऑफ द डे फाइटर तो वही फाइट करेंगे जो यूएफसी उनको ऑफर करेगी। सो अगर कोई इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है तो वो यूएफसी खुद ही है। एंड टू बी ऑनेस्ट यूएफसी को ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट बुक द बेस्ट वर्सेस द बेस्ट एंड दबा के प्रमोट करो फाइट को, क्योंकि फाइट्स को अगर आप अच्छे से प्रमोट करोगे तो फाइटर्स तो ऑटोमेटिकली पॉपुलर होंगे, एंड अगर फाइटर्स पॉपुलर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आईबॉल अट्रैक्ट करेंगे उस प्रमोशन के अंदर। एज सिंपल एज इट इज़। एंड आज के टाइम पे यूएफसी एज ए प्रमोशन इतनी बड़ी एंड इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि बस अच्छी फाइट्स भी अगर वो बुक करते जाए ना तो लोग ऑटोमेटिकली ट्यून इन करेंगे यूएफसी को। एंड यूएफसी तो हमेशा से यही कहती आई है कि वी कीप द फैन व्हाट दे वांट। तो बस उसी पे स्टिक करना है जिसके बदौलत आज यूएफसी इतनी बड़ी कंपनी बनी है। सो या दैट इज़ माई ऑनेस्ट थॉट ऑन दिस एंटायर प्रॉब्लमेटिक थिंग जो कि यूएफसी में आजकल चल रही है। और आई होप कि यूएफसी इसको सुधार ले, क्योंकि ये सिर्फ प्रमोशन के लिए ख़राब बात नहीं है, ये स्पोर्ट्स के लिए भी ख़राब बात है। क्योंकि अगर आप ऐसे बकवास फाइट देते रहेंगे और ऐसे नेग्लिजेंस करते रहेंगे, फैंस की नहीं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ये स्पोर्ट्स दिल से उतरने लगेगा। प्रमोशन तो ठीक ही है यार, स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए यूएफसी जो है वो टॉप प्रमोशन है। तो यूएफसी अगर खराब फाइट्स बुक करेगी तो फिर पीएफएल और बाकी वन चैंपियनशिप, इससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो यूएफसी के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रमोशन के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स की भी इज्जत बचाए रखें और लोगों के दिल में उस स्पोर्ट्स के लिए प्यार जिंदा बनाए रखें। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना। और हमारा एक छोटा सा गोल था कि हम ये साल ख़त्म होने से पहले 50 सब्सक्राइबर का मार्क अचीव करना चाहते थे, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम 21 सब्सक्राइबर में हैं और 5 दिन बचे हैं साल ख़त्म होने में। लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हो सकता है एक ही दिन के अंदर हम 50 सब्सक्राइबर का मार्क अचीव कर लें। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अगला वीडियो इस चैनल पे किस टॉपिक पे देखना पसंद करोगे। किसी एक पर्टिकुलर फाइटर के ऊपर मैं उसकी बायोग्राफी या उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर फाइट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ, या फिर जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं उसके रिलेटेड ही वीडियो बनाऊँ। ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताना, ताकि मैं भी थोड़ा क्लियर हो पाऊँ। क्योंकि अभी तो फाइट है नहीं कुछ यूएफसी की, अभी और भी 1 महीना बचा हुआ है। तो अगर कोई नया टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है कि आप उस चीज़ पे वीडियो देखना पसंद करेंगे तो मुझे अगर बताएंगे तो मैं ज़रूर उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा। एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।